नमस्कार। महाविद्यालय चौमिला महागायत्री महाविद्यालय चौमिला में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज हम इसी कहानी क्रम में मेहंदी के फूल नामक कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। मेहंदी के फूल। मेहंदी के फूल। तो देखिए, इस कहानी का जैसा शीर्षक है कहानीकार। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और कौतूहलवर्धक और आकर्षक कथानक का व्यंजक होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक मेहंदी के फूल इन्हीं गुणों से मंडित है। सेठ की बेटी को डाकू तेज सिंह के पंजे से छुड़ाकर उसके सतीत्व की रक्षा करने में एक राजपूत युवक ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और ये प्राणांत के समय अपनी पत्नी कुंवरानी को अपनी छाती से लगाता है तथा मेहंदी के फूलों से सजे हुए कुंवरानी के हाथ उसके रक्त से रंग जाते हैं और एक ओर इन हाथों का सुहाग उजड़ जाता है तो दूसरी ओर ये व्यंजित होता है कि मेहंदी के फूलों से सजे हुए हाथ तीने कोमल और कमज़ोर नहीं होते हैं। वे आन बान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार कुछ क्षणपूर्ण जो हाव मेहंदी के फूलों से सुसज्जित थे वे रक्त से भरकर सपाट बन जाते हैं। ये कितना भी भत्स या धार्मिक दृश्य है, इसकी भावनात्मक व्यंजना होने से प्रस्तुत कहानी का शीर्षक मेहंदी के फूल सर्वथा औचित्यपूर्ण है। तो देखिए, डाकू तेज सिंह की राक्षसी प्रवृत्ति। इसके अंदर डाकू तेज सिंह की राक्षस प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। इसमें डाकुओं के संगठन में भी सबसे अपने कुछ नियम और कायदे और मर्यादाएं होती है। सच्चे डाकू इनका पालन करते हैं, लेकिन डाकू तेज सिंह सच्चे डाकुओं की मान मर्यादा का त्याग करके नीच से नीच कार्य करने पर भी उतारू हो जाता है। जहां दूसरे डाकू अपने पेशे की नैतिकता और धर्म को लेकर चलते हैं, वहीं यह डाकू उन सबको भूल जाता है। इस कारण उन्होंने डाकू तेज सिंह का साथ ही छोड़ दिया है। वे लड़कियों की इज्जत से खेलना अपना धर्म नहीं मानते थे, लेकिन तेज सिंह अधर्म में लिप्त था, इसीलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने इस बात की परवाह भी नहीं की, इसलिए वह गांव में से निरीह लड़कियों को उठाकर लाता था और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। किसी को जान से मार देता था। उसके ये इस प्रकार के कार्य करना उसके दाएं हाथ का खेल था। वो मतलब इस तरह के जो कार्य को सामान्य समझता था। लूटपाट करना, काम वासना को खातिर निरीह लड़कियों को उठाना, किसी का खून कर देना, अचल संपत्ति को आग लगा देना आदि घृणित कार्यों में वो रुचि लेता था। प्रवृत्तियों का प्रश्न देखकर ऐसा लगता है कि उसकी जो प्रवृत्ति थी वो बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे राक्षस की प्रवृत्ति होती है, उसी के समान उसकी राक्षसी प्रवृत्ति थी। अब देख लिया, अगली जो कहानी है हमारी है सरहद के उस पार। सरहद के इस पार। सरहद के इस पार। सरहद के इस पार। तो देखिए, सरहद के इस पार कहानी में हिंदू मुस्लिम सांप्रदाय के नए आयाम प्रस्तुत करती है। ये जो कहानी है हिंदू और मुस्लिमों के संप्रदाय के नए आयाम को प्रस्तुत करती है। इसका जो कथानक है वो देखिए, नायक का सामान्य अर्थ है आगे ले जाने वाला। जो नेतृत्व करता है उसको नायक कहा जाता है ना। जो व्यक्ति किसी कहानी के कथानक को, प्रसंग को, घटनाक्रम को अथवा स्थिति को आगे बढ़ाता है उसे ही नायक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नायक की 4 विशेषताएं और होती है। पहली यह है कि नायक प्रमुख पात्र होता है। नायक जो होता है वो प्रमुख पात्र होता है और उसके पात्र उसके प्रति कोई ना कोई संबंध अवश्य रखते हैं। दूसरी विशेषता यह होती है कि नायक कथानक के केंद्र में से प्रारंभ होकर अंत तक रहता है।
कथा जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से लेकर के अंत तक उसकी भूमिका उस कथा के अंदर रहती है। ये नायक की दूसरी विशेषता होती है। तीसरी विशेषता है रूप में फल प्राप्ति के लिया जा सकता है। और चौथी विशेषता जो है उसके रूप में नायक का व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए, उसके जो कार्य हैं प्रभावशाली होना चाहिए, लोग जिसकी तारीफ करें, लोग जिसको पसंद करें, इस तरह का नायक का स्वभाव होना चाहिए। इस कहानी में देखा जाए तो रेहान की कहानी का नायक प्रामाणिक होता है। प्रस्तुत कहानी में ऐसा कोई दूसरा पात्र भी नहीं है जो इस कथा का नायक बन सके और कहानी को अंतिम परिस्थिति तक ले जा सके। रेहान कहानी का नायक है, ये निर्विवाद है। अब इसे नायक मानते हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या कोई दूसरा पात्र भी ऐसा नायक हो सकता था? यह भी निर्विवाद है कि कहानी में कोई दूसरा पात्र है ही नहीं। नायक से नायिका का प्रश्न भी जुड़ा रहता है। क्या कहानी को नायिका सुरैया को माना जा सकता है? परंपरागत सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नायिका नहीं हो सकती, क्योंकि न तो उसे रेहान प्राप्त होता है और रेहान की सुरैया प्राप्त होती है। वास्तविकता यह है कि रेहान नायक है और कहानी नायक प्रधान है। इस कहानी का जो नायक है वो कौन है? रेहान। कहानी का जो नायक है वो है रेहान। अब देखिए रेहान का चरित्र चित्रण। रेहान का चरित्र चित्रण कैसा है? तो सबसे पहले रेहान क्या है? शिक्षित युवक है, शिक्षित युवक। दूसरा है प्रेमी रूप। उसका जो रूप है वो कैसा है? प्रेमी। तीसरी उसके चरित्र की विशेषता है साहसी और बलिष्ठ। नायक के जो गुण होना चाहिए, साहसी होना चाहिए नायक, साहसी हो, ताकतवर होना चाहिए। तो ये भी जो रेहान है वो साहसी भी है और बलिष्ठ भी है, साहसी और बलिष्ठ। अगला है क्रोधी। इसका एक स्वभाव और है क्रोधी, जिद्दी भावों से युक्त है। दूसरा ये परोपकारी है, परोपकारी है। और अगला जो है, इस प्रकार से ये रेहान के गुण हैं। पहला क्या है? रेहान शिक्षित युवक है। रेहान के अगर चरित्र के ऊपर हम प्रकाश डालें तो रेहान कैसा है? शिक्षित युवक है। रेहान सरहद के इस पार कहानी का प्रमुख पात्र तो है ही, वह पर्याप्त शिक्षा भी उसने प्राप्त की हुई है। कहानी के अनुसार उसने प्रथम श्रेणी में एमए पास किया हुआ है, 5 साल तक नौकरी की तलाश की है किंतु पीएचडी नहीं कर पाया, और शिक्षित होते हुए भी उसका व्यक्तित्व कहानी में जिस रूप से उभर कर आया है उसके मूल में बेरोजगारी और अपनी जाति के प्रति संरक्षण की भावना है। दूसरा है प्रेमी रूप। उसका जो दूसरा रूप है वो कैसा है? प्रेमी रूप। तो रेहान के अंदर, रेहान युवक होने के नाते प्रेमिल भावनाओं से परिपूर्ण है। और जब वह बीए में पढ़ता था तब सुरैया से उसकी मित्रता हो गई थी और मित्रता धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हो गई थी। दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। दोनों ने ही शादी के वायदे भी किए, किंतु जब घर वालों को पता लगा तो सुरैया से साफ साफ कह दिया गया कि सैयद की लड़की शेखों में नहीं जाएगी, अर्थात उसकी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। सुरैया के घर वालों की ये घोषणा सुरैया के मन में क्या प्रतिक्रिया जगा गई, ये कहानी में व्यक्त नहीं हुई, किंतु रेहान के मन में मन को जो झकझोर के रखा है, उसे लगा जैसे उसकी दुनिया लुट गई है और उसके प्रेम में कोई कमी थी अथवा उसका प्रेम सामाजिक बाधाओं के समक्ष कमजोर पड़ गया था। फलतः ये निराश हो गया और कुछ ही समय के लिए रेहान एक असफल प्रेमी के रूप में सामने आया। दूसरा है साहसी और बलिष्ठ। शिक्षित युवक है पहला, उसकी चरित्र की विशेषता। दूसरा है प्रेमी रूप है। तीसरा है साहसी है और वो बलिष्ठ है, ताकतवर भी है और साहस मतलब
साहस धैर्य रखने वाला व्यक्ति है। तो देखिए रेहान साहसी व्यक्ति ही तो है ही, शरीर से पर्याप्त बलिष्ठ भी है। रेहान की बहन नरगिस जब पलंग पर सोए हुए अपने भाई को देखती है तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसकी बलिष्ठता को व्यक्त करते हैं। कहानी में आए वाक्य को देख के धीरे धीरे उसके बाजुओं पर नरगिस ने हाथ फेरा, मछलियों की शक्ति का अंदाज लगाया। अब भी पत्थर है, और पत्थर नरगिस ने सोचा मुड़कर सामने गई ताकि चेहरे का मुआयना करे। गाल अब भी लाल है और बीमार कमजोर होते हुए भी ताकि चेहरा पीला होता है। इसी के साथ साथ रेहान साहसी भी है। उसके साहस का परिचय उस समय देखने को मिलता है जब वह एक हिंदू लड़की को 3 बदमाश लड़कों के चुंगल से छुड़ाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कहानी के अंदर रेहान की साहसी और बलिष्ठता का परिचय मिलता है। दूसरा है वो क्रोधी भी है और जिद्दी भी है। तो देखिए रेहान कैसा है। रेहान की चरित्र की विशेषता है बी कि वह स्वभाव से बहुत क्रोधी है, जिद्दी है, प्रतिशोध की भावनाओं से भरा हुआ है। हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद जब वह घर की खपरेल पर चढ़ जाता है और उसे तोड़ मोड़कर आंगन में फेंकने लगता है, यह उसके क्रोध का परिणाम है। जिद्दी वह इतना है कि खपरेल पर बैठकर जो मुंह में आता है वही बकता रहता है, और जिसकी जिद उसके क्रोध दोनों के सामने माता पिता की शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि जो रेहान है वो कैसा है, क्रोधी है और जिद्दी भी है। अगला उसका जो अच्छा गुण है वो है परोपकारी स्वभाव। तो रेहान का एक गुण और है, रेहान के व्यक्तित्व में अचानक परिवर्तन हो जाता है और वह क्रोध और उसकी जिद्दीपन को छोड़ देता है। आदि सारे भाव को वक्त में गायब हो जाते हैं जब वह एक हिंदू लड़की के साथ बुरा व्यवहार करते हुए मुस्लिम लड़कों को देखता है, और इस स्थिति में उसके मुख से जो वाक्य निकलते हैं उसके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो उसके परोपकारी और सद्भावी भावना विचारों को व्यक्त करती है। सांप्रदायिक सद्भावों से परिपूर्ण दिखाई देती है। उसके मन में ये विचार आता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहु बेटियों और बहनों एक जैसी होती है। इतना ही नहीं, उसने मुस्लिम लड़कों से यह भी कहा कि मेरे जीते जी इस मोहल्ले में किसी जालिम औरंगजेब की पैदाइश नहीं हो सकती। तारीख दोबारा मेरे सामने नहीं दोहराई जाएगी, वरना स्पष्ट है कि रेहान का चरित्र परिवर्तित होता दिखाई देता है और इससे पता लगता है कि वो एक परोपकारी इंसान भी था। तो ये रेहान के चरित्र की कुछ विशेषताएं थी। अगला देखिए, तत्वों के आधार पर सरहद के इस पार कहानी। तत्वों के आधार पर, तत्वों की अगर समीक्षा करें हम सरहद के उस पार कहानी की, तो तत्वों के आधार पर सरहद के इस पार, सरहद के इस पार कहानी की तात्विक समीक्षाएं अगर की जाए तो देखिए, सरहद के इस पार नासिरा शर्मा प्रसिद्ध कहानी लेखिका है। इसकी जो लेखिका है वो कौन है, नासिरा शर्मा। इसकी लेखिका कौन है, नासिरा शर्मा। सरहद के इस पार कहानी की जो लेखिका है वो है नासिरा शर्मा। तो देखिए, नासिरा शर्मा प्रसिद्ध कहानी लेखिका है और इनकी कहानियों में पर उपेंद्र नाथ अश्क, श्रवण कुमार और मधुरेश ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। कोई अन्य समीक्षकों ने भी उनकी कहानियों के विषय में अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। उपेंद्र नाथ अश्क ने इनकी कहानियों में विषय में जो कहा है वह उनकी कहानी की बारीकियों को उजागर करता है। तो देखिए, कहानी के तत्व के आधार पर कहानी विशेषज्ञों ने कहानी के 6 तत्व स्वीकार किए हैं। 6 तत्वों में सबसे पहला तत्व जो होता है वो है कथा वस्तु। कहानी की
कथा वस्तु, ये मूल आत्मा कहा है, इसको कहानी की आत्मा कहा जाता है कथा वस्तु को, ये कहानी की आत्मा है कथा वस्तु। दूसरा, अब कथा वस्तु के अंदर क्या होता है, जो कहानी के जो पूरी जो घटनाक्रम होता है उसको कथा वस्तु कहते हैं। किस उद्देश्य को लेकर किसके ऊपर रचना की गई है और क्या क्या घटनाएं उस कहानी के अंदर घटती है, वो सारा कथा वस्तु के अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए, इस कहानी में नासिरा शर्मा की कहानियों की कथा वस्तु में सांप्रदायिक सद्भावनाओं की अभिव्यक्ति को देखने को मिलती है। साथ ही साथ महिलाओं के सुख दुख दर्द, मानवीय संबंध की स्थिति तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अभिव्यक्ति हो जाती है। इनकी अधिकांश कहानियाँ वंचितों और उत्पीड़ितों को केंद्र बनाकर लिखी गई है। इस प्रकार की कहानियों में विरासत, चांद तारों का शतरंज, ततैया को प्रमुख स्थान प्राप्त है। स्पष्ट तथ्य यह है कि नासिरा शर्मा की कहानियों का फलक पर्याप्त विस्तृत और व्यापक है। उनकी कहानियाँ किसी एक दायरे में सीमित नहीं है, वस्तुतः वे कहानियाँ जिनमें विविध विषय और संदर्भ अनुभूतियाँ जन्मी हुई है, विश्व मानवतावादी घटनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। वास्तव में ये कहानियाँ विश्व बंधुत्व और मानवता के भाव से युक्त होती है। तो इसी कहानी के शरद के इस पार कहानी में नासिरा शर्मा ने की ये बहुत बड़ी चर्चित कहानी है। इस कथा के अंदर सद्भाव को अभिव्यक्ति की गई है। लेखिका ने बड़े कौशल के साथ हिंदू और मुसलमानों के मन की स्थिति का, आपसी संबंध और रीति रिवाजों का उन्होंने सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। रेहान के साथ उसकी शादी हो जाती है इसी बीच एक घटना घटित होती है कि उसी के 3 दोस्त एक हिंदू लड़की को पकड़ लेते हैं अर्थात उसको परेशान करते हैं और उसके साथ मनमाना व्यवहार करने पे उतारू हो जाते हैं। रेहान उस लड़की की रक्षा करता है और हिंदू मुस्लिम के भेद को भुलाकर उसे अपनी बहन मान लेता है। भले ही उसके मित्र कहे तुम हिंदू लोंडियों के लिए अपने मुसलमान भाइयों पर हाथ क्यों उठा रहे हो, इस तरह की बातें करने पर भी वो नहीं मानता है। रेहान के इस वाक्य में परिवर्तित मनोदशा और सांप्रदायिक सद्भावना और परोपकारी गुण प्रकट दिखाई देते हैं। अगला है उनका चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण, अगला जो तत्व है वो है चरित्र चित्रण। अब चरित्र चित्रण देखिए, नासिरा शर्मा की कहानियां शरद के इस पार का यदि चारित्रिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट है कि इसमें प्रमुख प्रभावी पात्र रेहान ही है और इसके अतिरिक्त सुरैया, नरगिस, शकूर चाचा आदि भी हैं, किंतु ये इनके जो मुख्य पात्र वो हैं रेहान। चरित्र चित्रण में सबसे पहला है जिसका नायक भी जिसको कहते हैं रेहान है, और नरगिस है, सुरैया है। सुरैया, नरगिस, शकूर चाचा, आदि हैं। किंतु ये चरित्र कथा विकास में तो नहीं दिया। जब कोई कहानीकार कुछ चरित्रों का स्थान देकर उसमें अनेक व्यक्तित्व विकसित होने का अवसर नहीं देता है तो ऐसे में ऐसा सौदेश्य करता है कि नासिरा शर्मा ने भी आलोच्य कहानी में रेहान के अतिरिक्त और किसी पात्र के चरित्र को विकसित नहीं किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर चरित्र की बात करें तो वो रेहान का ही चरित्र चित्रण उभर कर सामने आता है। सबसे पहले देखिए, पहला कारण ये कि कहानी जिस सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित है उसकी अभिव्यक्ति रेहान के चरित्र की पूरी तरह हो जाती है। रेहान का जो चरित्र है वो उस कहानी के उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा है, इस पर दूसरा जो पागलपन का दौर पड़ा है, मुस्लिम लड़के ने धीरे से कहा मेरे जीते जी इस मोहल्ले में कोई जालिम औरंगजेब की पैदाइश नहीं हो सकती। इस प्रकार के उसके जो भाषा से पता लगता है कि वो कितना परोपकारी और कितना सद्भावी है। दूसरा कारण ये है कि यदि कहानी लेखिका अन्य चरित्रों को महत्व देती हो तो हो सकता था जितना निर्भीक, साहसी और अपनी धुन का पक्का चरित्र रेहान है उतना और कोई जो पात्र था वो नहीं हो सकता था। तीसरा जो कारण है वो है रेहान के व्यक्तित्व में चरित्र परिवर्तन दिखलाकर कहानी लेखिका ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि एक ही व्यक्तित्व में किन किन अंतर विरोधों को प्रकट किया जा सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर कितने परिवर्तन हो सकते हैं कि जिद्दिला स्वभाव है,
वो जिद्दीला जो स्वभाव है वो परोपकारी में किस तरह से बदल जाता है, कैसे उसका हृदय पिघल जाता है और कैसी परिस्थितियों का सामना कर सकता है। तो ये सारे गुण उसके अंदर देखने को मिलते हैं। और अगला जो आता है अपना है वो है कथोपकथन। कहानी का दूसरा जो तत्व है वो कौन सा है? कथोपकथन। कथोपकथन देखिए, कथोपकथन के अंतर्गत संवादगत श्रेष्ठता की दृष्टि से विचार किया जाए तो नमिता सिंह और नसीरा शर्मा दोनों की कहानियां किसी को अधिक महत्वपूर्ण और किसी को कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ये दोनों लेखिकाएं संवादों की प्रस्तुति में अत्यंत सफल दिखाई देती। वास्तविकता यह है कि सरहद के इस पार कहानी में संवादों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया। कहानी में प्रयुक्त संवाद कथा को गति प्रदान करते हैं, पात्रों का चरित्र पर प्रकाश डालते हैं, आवश्यकता अनुसार वे संक्षिप्त और कसे हुए भी हैं और भाषा भी कहानी वर्ण विषय के अनुकूल है। जैसे जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है, दद्दा ने अम्मा का हाथ सहलाते हुए कहा। इस तरह के शब्दों का उन्होंने यहाँ पर लेखिका ने प्रयोग किया। जैसे रोने से काम नहीं चलेगा, लड़की पीछे की खिड़की से किसी को पुकारो, शायद शकूर घर पर मिल जाए। दद्दा ने नरगिस को कहा जो माँ का चेहरा देख देख कर रो रही थी। दद्दा की बात सुनकर वो भाग आई। तो इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस प्रकार के शब्दों से कथोपकथन का विकास किया। दूसरा है चरित्र उद्घाटन संवाद। तो देखिए, इसमें सरहद के इस पार कहानी में चरित्र उद्घाटन संवाद में भी कमी नहीं है। इस दृष्टि से कहानी में आए हुए संवाद देखिए जो न केवल रेहान के चरित्र को उद्घाटित करते हैं परंतु अपितु उन मुस्लिम लड़कों के व्यक्तित्व को भी सामने ले आते हैं जिन्होंने एक हिंदू लड़की को पकड़ रखा था। इस तरह से इसका जो कथोपकथन था वो सार्थक है। अगला है भाषा। भाषा अब देखिए, कहानी भाषा सरहद के इस पार कहानी में भाषा की सहजता और संप्रेषणीयता, चित्रात्मकता, पात्रानुकूल पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। जिस प्रकार के पात्र का व्यवहार है, जिस प्रकार से पात्र का स्वभाव है, उसी के अनुरूप लेखिका ने भाषा का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है। और देखिए, भाषा के सार्थक प्रयोग और शैली कथ्यानुरूप है। प्रस्तुतिकरण के कारण ये कहानी विशिष्ट और उल्लेखनीय बन जाती है। अगला जो है शीर्षक। शीर्षक में अगर हम देखें, सरहद के इस पार कहानी शीर्षक औचित्यपूर्ण है। रेहान की प्रेयसी सुरैया एमेतियाज से विवाह करके सरहद के पार चली जाती है। रेहान सरहद के इस पार ही रह जाता है और वह दूसरी पार जाकर अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीने लगती है और सरहद के इस पार बचा हुआ रेहान अंततः निराश हो जाता है और हताश हो जाता है और चरम स्थिति में पहुंचकर षड्यंत्रकारियों द्वारा मार दिया जाता है। अतः कहानी का शीर्षक भी सार्थक है, सरहद के इस पार। अगला जो है उद्देश्य। सरहद के इस पार कहानी में सांप्रदायिक सद्भाव का अभिव्यक्ति हुई है और साथ ही साथ मानव प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावनाओं को लेखिका ने उजागर किया है। तो जो कहानीकार का जो उद्देश्य था वो था कठोर विरोधी प्रतिशोध की भावना से युक्त पात्र रेहान के व्यक्तित्व से उन्होंने प्रस्तुत किया है। जिस मानवीय संवेदना को उभारा है उसकी प्रस्तुति में पर्याप्त बन पड़ी है। अतः कहानी विशिष्ट और उल्लेखनीय बन गई है। और अगला जो है लास्ट में अगर हम कहें तो इस तत्वों के आधार पर कहानी जो है सरहद के इस पार कहानी बिल्कुल सार्थक है। और लेखिका ने सरहद के इस पार कहानी में कथ्य प्रस्तुत, चरित्र चित्रण, संवाद प्रयोग, भाषा शैली, मानवीय संवेदना की सशक्त प्रस्तुतिकरण के कारण अत्यंत प्रभावी कहानी बन गई है। इस कहानी में नासिरा शर्मा ने जिस चेतना को शब्दबद्ध किया है, ऐसा करने के लिए जिन प्रसंगों और परिस्थितियों का उन्होंने सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है वो घटनाओं को नियोजित करती है। तो ये थी हमारी सरहद के इस पार कहानी नासिरा शर्मा के द्वारा लिखी हुई। तो नासिरा शर्मा ने जो कहानी लिखी है सरहद के इस पार, इसके जो तत्व है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन और भाषा शैली, इसका जो नायक है वो रेहान है और इसमें सुरैया, नरगिस और शकूर चाचा ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो ये आज हमारी यूनिट नंबर 2 खत्म हुई। अब कल हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 चित्रलेखा उपन्यास के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे।